हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये अध्याय जो है हमारा, ये भी इकोनॉमिक्स यानी आपका आर्थिकी से है। चैप्टर 3 वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके कुछ मुख्य जो प्रश्न हैं जो अक्सर हमारे पूछे जाते हैं, आज हम फिर से उनको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पे हमसे पूछा गया है, बहुविकल्पी प्रश्न है, 1 नंबर का आपका प्रश्न होगा। और यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं, जो वो निवेश करती हैं विभिन्न विभिन्न देशों में जाके, जो वो निवेश करती हैं, उस निवेश को क्या कहा जाता है। उसका एक नाम है, हमें वही बताना है। क्या उसे उत्पादन कहते हैं, क्या उसे वितरण कहते हैं, क्या उसे विदेशी निवेश कहते हैं, या फिर उसे व्यय कहते हैं। ठीक, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप सभी लोग। इसे कहते हैं विदेशी निवेश। मतलब जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां अलग अलग देशों में जाकर के निवेश करती हैं, उसे क्या कहते हैं, विदेशी निवेश कहते हैं। अब यहाँ से एक छोटी सी परिभाषा आप लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी देख लीजिए, ये क्या होती हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी कंपनियां होती हैं जो कई देशों में, अलग अलग देशों में उत्पादन का कार्य करती हैं और अलग अलग देशों में उनका स्वामित्व होता है। ठीक, ऐसी कंपनियों को हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। नाम से भी समझ में आ रहा है हमें। देखिए, बहुराष्ट्रीय, बहु यानी कि एक से अधिक, राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र। जो एक से अधिक देशों में जाकर के उत्पादन करती हैं या फिर उनका स्वामित्व होता है एक से अधिक देशों में, उन कंपनियों को हम क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जैसे कि आपकी नोकिया, जैसे कि आपकी जितनी भी जो ये आपके वाहन बनते हैं, ऑटोमोबाइल वाले, मारुति सुजुकी हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। ठीक, समझ में आ गई दोनों बातें। इनके द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, ये भी हमने देख लिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अब दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है, ये भी बहुविकल्पी प्रश्न है। पूछा जा रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। एक नया संगठन, अब हमारे सिलेबस में एक और संगठन आ गया। अब तक हम 2-3 संगठन देख चुके हैं, 4 संगठन देख चुके हैं हम। एक हमने देखा था विश्व बैंक, एक हमने देखा इसके बाद अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों को क्या कह रहे थे हम, ब्रिटेन वुड कह रहे थे, ब्रिटेन वुड संस्थान कह रहे थे। कब बने थे, 1944 में बने थे। इसके बाद अभी कल ही एक जो अध्याय मैंने कराया था, उसमें हमने क्या देखा था, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, एक ये देखा हमने। इसके अलावा हमने क्या देखा, संयुक्त राष्ट्र संघ देखा था। तो इस तरीके से 3-4 संगठन हम देख चुके हैं। अब हमारे सामने एक नया संगठन आया है, विश्व व्यापार संगठन, और पूछ रहे हैं कि इसकी स्थापना कब हुई। 1 जनवरी 1993 को हुई, 1 जनवरी 1995 को हुई, 1 जनवरी 1990 या फिर 1 जनवरी 1985। चारों ही जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 1 जनवरी दिया गया है। सिर्फ आपको सन याद होना चाहिए, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1985 में। अब विश्व व्यापार संगठन क्योंकि एक संस्थान है, एक संगठन है, तो इसका कहीं ना कहीं मुख्यालय तो होगा ही। जैसे हमने पहले भी देखा है, विश्व बैंक का मुख्यालय देखा था हमने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय देखा था हमने, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय देखा था हमने। इसी के साथ साथ आज मैं आपको बताती हूँ विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय, और ये है आपका जिनेवा। जिनेवा कहाँ पर है, यूरोप का एक देश, बड़ा प्रसिद्ध है, आप लोगों ने सुना होगा, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड आपका यूरोप का एक देश है, और इसमें एक जगह है जिनेवा।
और वहीं पे मुख्यालय है विश्व व्यापार संगठन का। हमें पता चल गया स्थापना कब हुई, हमें पता चल गया मुख्यालय कहाँ पर है। अब हमें ये जानना है काम क्या है इस विश्व व्यापार संगठन का। विश्व व्यापार संगठन का काम है कि जो देश, विभिन्न देश जो आपस में व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार को बढ़ावा देना और उनके व्यापार को सुचारू रूप से जारी रखना, जिससे कि एक देश दूसरे देश के साथ में आसानी से व्यापार कर सके, पारदर्शी रूप से व्यापार कर सके और पूरे देश, वर्ल्ड में जितने भी या विश्व में जितने भी देश हैं सबको लाभ हो सके। ये काम है या ये उद्देश्य है विश्व व्यापार संगठन का कि जो देश, अलग अलग देश आपस में व्यापार कर रहे हैं वह व्यापार पारदर्शी रूप से हो, वह व्यापार सुचारू रूप से चल सके, किसी भी तरीके की कोई समस्या ना आए उस व्यापार में और दोनों देश लाभ कमा सकें। यह उद्देश्य है विश्व व्यापार संगठन का। ठीक, स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995। कहाँ पे? मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इन तीनों बातों को आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया है, वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। वैश्वीकरण ने जीवन स्तर के सुधार में सहायता पहुंचाई है। सभी लोगों का जीवन स्तर सुधरा है क्या वैश्वीकरण से? क्या वैश्वीकरण से विकसित देशों के लोगों का जीवन सुधरा है? क्या वैश्वीकरण से विकासशील देशों के श्रमिकों का जीवन स्तर सुधरा है? या फिर इनमें से किसी का भी जीवन स्तर वैश्वीकरण से नहीं सुधरा? यानी कि जो वैश्वीकरण है, पूछा जा रहा है कि वैश्वीकरण से किसे लाभ मिला है, किसने वैश्वीकरण किसने वैश्वीकरण का फायदा उठाया है या किसे वैश्वीकरण का फायदा मिला है। तो इसका उत्तर है आपका विकसित देश के लोगों को। जो विकसित देश हैं, जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था, उदाहरण क्या है विकसित देश के? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, ये सब क्या है? यूरोप के और देश, ये सब क्या है? विकसित देश हैं। विकसित क्यों कह रहे थे हम इनको? हमने पिछली क्लास में देखा था कि विश्व बैंक ने विकसित और अविकसित और अल्प विकसित या विकासशील कह सकते हैं, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित 3 देश विभाजित किए हैं। यानी पूरे विश्व के देशों को विश्व बैंक ने 3 में विभाजित किया है, विकसित, विकासशील और अल्प विकसित। ठीक है, किस आधार पर? प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। और विकसित देश वे देश हैं जहां पर प्रति व्यक्ति आय अच्छी है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, उनके यहाँ पर जीवन का स्तर अच्छा है। हमने देखा था विकसित देश के कुछ विशेषताएं हमने देखी थी, उसमें हमने क्या देखा था? शैक्षिक स्तर उच्च है वहां पे, स्वास्थ्य की सेवाएं बहुत अच्छी हैं वहां पे, परिवहन संचार बहुत अच्छा है वहां पे। तो ये सब विशेषताएं जहां पे हमें मिलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विकसित देश कहते हैं। अब वैश्वीकरण ने किन लोगों के जीवन स्तर को सुधारा है? तो विकसित देशों के जीवन स्तर को वैश्वीकरण ने सुधारा है। ठीक, अब हमारे सामने एक और टर्म आ गया जिसे हमें जान लेना चाहिए कि वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है, वैश्वीकरण का आखिर अर्थ क्या है। तो देखिए, वैश्वीकरण क्या होता है? जब सारे जो देश हैं, विश्व पूरा एक हो। वैश्वीकरण, एकीकरण क्या होता है? एक करना, सबको एक कर लेना क्या कहलाता है? एकीकरण कहलाता है। उसी तरीके से जब पूरा विश्व एक हो तब हम उसे क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। एक किस मायने में कह रहे हैं? कि हर देश किसी दूसरे देश के साथ में व्यापार कर सके, वहां के लोग दूसरे देश में जा सकें, यानी कि ये बंटवारा ना हो कि आप उस देश की हैं इसीलिए हमारे यहाँ व्यापार नहीं कर सकते, हमारे यहाँ से आयात नहीं कर सकते, हमारे यहाँ से निर्यात नहीं कर सकते, हमारे यहाँ अपनी कोई फैक्ट्री नहीं लगा सकते। जब इस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं होता और पूरा विश्व एक होता है, तब हम ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं।
और कब से आना शुरू हुआ ये वैश्वीकरण? देखिए, ये वैश्वीकरण वैसे तो पुराने समय से ही था, लेकिन जब से सूचना और प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, यानी जब से आपका सूचना और प्रौद्योगिकी का एक क्रांति आई, उसके बाद से वैश्वीकरण बहुत तेज हो गया। अब देखिए ना, आप आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप अपने मोबाइल से नेट के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब पर आप अमेरिका के किसी भी यूनिवर्सिटी का, किसी भी विद्यालय का, किसी भी जो विशेषज्ञ हैं उसकी बात सुन सकते हैं, उसकी बात देख सकते हैं। तो आपको अब वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो क्या हुआ, आप सीधे किससे जुड़ गए? अमेरिका से जुड़ गए। एकीकरण हो गया भारत का और अमेरिका का। किस मायने में? विचारों के आदान प्रदान में। तो इसीलिए ये क्या स्थिति हुई? वैश्वीकरण हुआ। ठीक, हमारे यहाँ का सामान विदेशों में बेचा जा रहा है, विदेश का सामान हमारे यहाँ पे बेचा जा रहा है, चाइना का माल हमारे यहाँ बिच रहा है, और हमारे यहाँ का जो माल है, हमारे यहाँ की जो वस्तुएं वो चाइना में बिक रही हैं। इसका मतलब क्या है? देश क्या हो रहे हैं? एक हो रहे हैं, विश्व एक हो रहा है। इसी स्थिति को हम कहते हैं वैश्वीकरण। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए, अभी हमने देखा वैश्वीकरण, अब बात करते हैं उदारीकरण। ये जो आपके परिभाषाएं हैं छोटी छोटी, इन्हें समझ लेना बहुत जरूरी है, आगे जाके आपके उतने ही काम आएंगी। ठीक, हर परिभाषा का जो मतलब है या वो क्या कहना चाह रही है परिभाषा, वो आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया, तब आपको आगे पढ़ने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी और लिखने में भी समस्या नहीं होगी। अपने शब्दों में उदाहरण देकर के आसानी से आप लिख सकेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि उदारीकरण क्या है। उदारीकरण, सबसे पहले ही मैं आपको कई बार बताती हूँ, फिर से बता रही हूँ, जब भी कोई कठिन सा शब्द लगे उसे तोड़ने की कोशिश करा करिए। ठीक, जैसे वैश्वीकरण को हमने तोड़ा, बहुराष्ट्रीय को हमने तोड़ा, तो उसका मतलब हम अच्छे से समझ पाए। उसी तरीके से तोड़ते हैं उदारीकरण को। उदारीकरण मतलब उदार। उदार क्या होता है? हम किसी के प्रति उदार हैं, इसका मतलब उसके साथ में हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है। कोई हमारे प्रति उदार है यानी उसके हमारे लिए उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, हमारे को किसी भी तरीके की रोक टोक नहीं रखी है उसने। ठीक, हम यही तो कहते हैं। तो उदारीकरण क्या है? जब सरकार निजी क्षेत्रों पर से अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को उदारीकरण कहते हैं। यानी कि जब सरकार निजी क्षेत्रों पर से अवरोध और प्रतिबंधों को हटा लेती है, तब उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उदारीकरण कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है और होता किस तरीके से है, इस चीज को समझिए। उदारीकरण मैंने आपको बताया कि जब सरकार निजी क्षेत्र से अवरोधों प्रतिबंधों को हटा ले, तब उसे हम कहते हैं उदारीकरण। ठीक, जैसे उदाहरण के लिए समझिए कि हमारे यहाँ पर एक कंपनी है टाटा। ठीक, या फिर कंपनी टाटा मत लीजिए, आप लीजिए जैसे कि ओप्पो जिसके मोबाइल आते हैं, या सैमसंग ले लीजिए। चलिए, सैमसंग ज्यादा आप लोगों के लिए परिचित है, आप सैमसंग से उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं सैमसंग। सैमसंग का क्या आता है? मोबाइल आता है, हम सब इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, सैमसंग का फोन इस्तेमाल करते हैं। अब सैमसंग जो कंपनी है वो कहाँ की है? साउथ कोरिया की। ठीक है ना, सैमसंग कंपनी है साउथ कोरिया की। फोन हम भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कैसे हो रहा है? साउथ कोरिया की जो कंपनी है सैमसंग, कोई ना कोई तो उसका स्वामी होगा, किसी की कंपनी होगी वो। अब वो कंपनी का स्वामी या जो ओनर है वो हमारे यहाँ आया, प्रधानमंत्री के पास में आया, उसने कहा कि सर हम आपके यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं अपनी मोबाइल बनाने की, जिससे कि यहाँ के लोगों को भी हम मोबाइल बेच सकें, यहाँ पे हम उत्पादन कर सकें
और यहाँ पे हमारे मोबाइल बिक सकें। प्रधानमंत्री जी ने कहा ठीक है, आपको यहाँ पे फोन बनाने की हम अनुमति देते हैं, लेकिन आप पर बहुत सारे प्रतिबंध लगेंगे, क्योंकि आप हमारे देश में बना रहे हो क्या, मोबाइल। तो इसीलिए आपको ये भी देना पड़ेगा, ये वाला टैक्स भी देना पड़ेगा। आप सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रांड के मोबाइल बेच सकेंगे, यानी एक ही मॉडल बेच सकते हैं, दूसरा नहीं बेच सकते, दूसरा प्रतिबंध। तीसरा, आपको हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार देना होगा, तीसरा प्रतिबंध। यानी आप जो मोबाइल बनाने की फैक्ट्री खोलोगे उसमें किनको काम पे लगाना होगा, हमारे लोगों को ही लगाना होगा, साउथ कोरिया के लोगों को नहीं लगा सकते, तीसरा प्रतिबंध। चौथा प्रतिबंध, आपको ऐसी जगह पर कंपनी लगानी होगी, भाई कंपनी छोटी सी जगह पे तो नहीं लगेगी, मोबाइल बनाने के लिए एक बहुत बड़े इलाके की जरूरत पड़ेगी, तो आपको ऐसा इलाका खोजना पड़ेगा जहां पे लोग ना रहते हों, या फिर आपको कोई पहाड़ी इलाके में अपनी कंपनी लगानी होगी सिर्फ, और किसी इलाके में आप नहीं लगा सकते, चौथा प्रतिबंध। पांचवा प्रतिबंध ये लगा दिया प्रधानमंत्री जी ने कि भाई आप साल में सिर्फ 15,000 मोबाइल ही बना सकते हो, उससे ज्यादा आप नहीं बना सकते, पांचवा प्रतिबंध। छठवा प्रतिबंध लगा दिया कि आपको मोबाइल बनाने की हम आज्ञा देते हैं अपने यहाँ पर, लेकिन आपको क्या करना होगा कि जो जिस इलाके में आप मोबाइल बनाएंगे और जिन लोगों को काम पर रखेंगे उन बच्चों की फ्री आपको एजुकेशन करानी होगी, शिक्षा करानी होगी, छठवां प्रतिबंध। सातवां प्रतिबंध कि आप अगर मोबाइल यहाँ से बाहर बेचेंगे, जैसे भारत में तो बेचेंगे ही, उसके साथ साथ अगर बाहर बेचोगे और दूसरे देश में श्रीलंका, बांग्लादेश, इन जगह बेचोगे तो हमें और पैसे देने पड़ेंगे आपको, और एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा आपको, सातवां प्रतिबंध। तो इस तरीके से क्या करा, हमारी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिए साउथ कोरिया की सैमसंग की मोबाइल कंपनी पर, और ये कह दिया कि आपको अगर ये सारी शर्तें मंजूर हैं तब तो हम आप यहाँ पर मोबाइल बनाएं, अथवा हम आपको परमिशन नहीं देते। अब जो साउथ कोरिया वाला है वो कहेगा इतने प्रतिबंधों के साथ अगर मैं यहाँ पर मोबाइल अपना बनाऊंगा तो फिर मुझे तो कोई फायदा ही नहीं होगा, मुझे कोई फायदा नहीं होगा, मैं नहीं यहाँ पे अपनी कंपनी लगाऊंगा, मैं तो चाइना जा रहा हूँ, अपनी कंपनी वहां पे बनाऊंगा, अपनी फैक्ट्री वहां पे लगाऊंगा। वो लोग तो मुझ पे इतनी रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं लगाते, इतनी रोक भी नहीं लगा रहे, तो वो क्या करेगा, उठ के चाइना चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे यहाँ वो कंपनी लगती, पर वो अब कहाँ लग गई, चाइना में लग गई। तो इसीलिए हमारे यहाँ से तो वो कंपनी अब चली गई, तो हमारा क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक, तो इसलिए सरकार क्या करेगी, मोदी जी क्या करेंगे, बुलाएंगे। अगर मान लीजिए साउथ कोरिया का कोई व्यक्ति उनके पास आया, कहा हम अपनी कंपनी लगाना चाहते हैं, तो सरकार क्या करेगी, सरकार कहेगी आइए, आपका स्वागत है, आप कंपनी लगाइए, यहाँ पे उत्पादन करिए, हमें तो बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे यहाँ उत्पादन करेंगे। तो जो साउथ कोरिया से सैमसंग वाला आया था, ऐसा व्यवहार देख के यहीं अपनी कंपनी लगा देगा। तो जो सरकार का ऐसा रवैया है उसे, या सरकार का ऐसा व्यवहार कहना चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। यानी हमने निजी क्षेत्र को बिना अवरोधों के कर दिया और बिना प्रतिबंधों के कर दिया। आप पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आप आराम से आए, कंपनी लगाएं, काम करें और प्रॉफिट कमाएं। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। निजी क्षेत्र को, जियो है, सरकार ने जियो पर प्रतिबंध नहीं लगाए हुए हैं, जितना चाहे उतना प्रोडक्शन करो, आपको अपने रूल्स रेगुलेशन, नियम कानून खुद सेट करिए, बहुत तरीके की उनको स्वतंत्रता दी हुई है। किस ओर बढ़ रही है, उदारीकरण की ओर बढ़ रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं। जब निजी क्षेत्र के साथ में सरकार उदार व्यवहार करे, अच्छा व्यवहार करे, कोई अवरोध, कोई प्रतिबंध ना लगाए, तब हम उसे क्या कहते हैं, उदारीकरण कहते हैं।
मुझे उम्मीद है कि आपको उदाहरण के साथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है, देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी देशों के बीच, एक देश, दूसरा देश, तीसरा देश, चौथा देश, इनके बीच में उत्पादन को संगठित करने में मतलब एक साथ उत्पादन करने में किसने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसकी सबसे बड़ी भूमिका है देशों के उत्पादन को संगठित करने में। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन से कारक हैं इसके पीछे। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी ने एक बड़ी भूमिका निभाई है। तो सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? सूचना प्रौद्योगिकी की। क्यों सूचना प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका है देशों के उत्पादन को संगठित करने में? देखिए उदाहरण देती हूं आपको। जैसे हमारे यहाँ पर अगर किसी चीज का उत्पादन हो रहा है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कपड़ा ही बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, मिल में कपड़ा तैयार हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है? उत्पादन हो रहा है। अब देशों के बीच उत्पादन संगठित कैसे हुआ? हमारे यहाँ जो कपड़ा बना, आज अगर कपड़ा बनाने में हमारे यहाँ कोई दिक्कत आती है, मशीन मान लीजिए खराब हो गई, किसी वजह से मशीन खराब हो गई, किसी वजह से जो इंक मतलब जो रंगाई के लिए हम इंक डाई इस्तेमाल कर रहे थे वो हमारी खत्म हो गई या हमारे यहाँ उतनी अच्छी नहीं होती, तो क्या करते हैं? तुरंत ईमेल भेज सकते हैं। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से, फोन के माध्यम से तुरंत किसी दूसरे देश में फोन कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भैया क्या आपके यहाँ पर ये चीज उपलब्ध है, तो वो क्या कर सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ उपलब्ध है, तुरंत हमारे यहाँ पर वो भेज सकते हैं। परिवहन के साधन आए अच्छे अच्छे, तो उससे अब तुरंत हमारे यहाँ पर भेज सकते हैं। या फिर मान लो कोई मशीन खराब हो गई, अब इतनी बड़ी मशीन है, उत्पादन हो रहा था, मिल में कपड़ा बन रहा था, सहसा एक मशीन कोई खराब हो गई, मशीन खराब होते ही सारा काम कपड़ा बनाने का रुक जाएगा। कपड़ा बनाने का काम रुक गया। अब इतनी बड़ी मशीन तो अमेरिका से आ गई थी, लेकिन अब तो ले जाना संभव नहीं है वापस। हम क्या कर सकते हैं? वीडियो कॉल कर सकते हैं। जहां से हमने वो मशीन खरीदी थी या उस मिल मालिक ने जहां से मशीन खरीदी थी, वो वहां पे बैठे व्यक्ति को वीडियो कॉल करेगा, सारी चीजें वहां से दिखाता जाएगा, बताता जाएगा, वो वहां से इंस्ट्रक्शंस देता जाएगा और वो क्या करेगा? मशीन को ठीक कर लेगा। ठीक है, मशीन ठीक हो गई। मशीन ठीक होने के बाद फिर से मिल में क्या चलने लगेगा? काम चलने लगेगा। यानी कि सूचना और प्रौद्योगिकी जो आई, टेक्नोलॉजी जो आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आई, उसने एक बड़ी भूमिका निभाई है उत्पादन को संगठित करने में। ठीक, समझ में आया किस तरीके से जो संचार हुआ है या जो संचार होता है अब वह आसान हो गया है। कोई भी ऑर्डर कहीं पे भी भेजना है, फोन कर दीजिए, फोन नहीं तो ईमेल कर दीजिए, ईमेल नहीं कर सकते तो फैक्स कर दीजिए। तो ये कई सारी सुविधाएं हमारे पास मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो संगठन है या सब लोग क्या हो गए हैं? एक हो गए हैं। अब यहाँ पे बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका के डॉक्टर से या ब्रिटेन के डॉक्टर से डायरेक्ट कंसल्ट कर सकता है और पूछ सकता है अपनी बीमारी के इलाज के बारे में। ठीक है, पहले जब ये सूचना प्रौद्योगिकी नहीं आई थी तब इतना वैश्वीकरण नहीं हुआ था, लेकिन इसके आने के बाद वैश्वीकरण हो गया है। ठीक, समझ में आया? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलो, अगला प्रश्न हमसे बहुत साधारण सा पूछ लिया है, भारत की 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम लिखिए। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? भारत की कोई भी 2 के हमें नाम लिखने हैं। ठीक है, हमें पता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं। कोई भी 2 उनके नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 लिए हैं,
टाटा मोटर्स और एशियन पेंट्स। आप लोग नोकिया भी ले सकते हैं, भारत की ही कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इंटेक्स ले सकते हैं, भारत की ही कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। माइक्रोमैक्स ले सकते हैं, भारत की है, बहुराष्ट्रीय। बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत की आपको मिल जाएंगी, कोई भी दो आप याद कर सकते हैं। होती क्या है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, वो पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पर।